परीक्षा शुरू हुई। एक गंजे आदमी ने अपना हाथ उठाया और आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ पहला बनने का फैसला किया। बाकी लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उनकी आंखें आश्चर्य और उलझन से भर गईं। अनिश्चित निगाहों से बेत लिए हुए आदमी ने उसकी ओर मुड़कर उससे कहा कि वह अच्छी तरह से करे और घबराए नहीं। गंजा आदमी उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, उसे लॉर्ड बैरन कहकर संबोधित किया और उसे शांत रहने को कहा, यह आश्वासन देते हुए कि वह उसे निराश नहीं करेगा। बैरन का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। उसने वादा किया कि अगर वह अच्छा प्रदर्शन करेगा तो वह उसे आज़ाद कर देगा और आकाश का एक सच्चा कुलीन भी बन सकता है। ये सुनकर गंजे आदमी की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का वादा किया। लू शेंग, जो पीछे खड़ा था, चुपचाप उसे देखने लगा। उसकी नज़र अपने टैटू पर टिकी थी, जिससे पता चलता था कि वह एक गुलाम था। लैन ने शांत भाव से अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बताया कि अंतरिक्ष के कई वंशानुगत कुलीन जब शक्ति स्तर 11 पर ठहराव का सामना करते हैं तो ताकत की कमी के कारण अपनी उपाधियां खोने का डर होता है। इसीलिए उन्होंने विभिन्न माध्यमों से युद्ध प्रतिभाओं को भर्ती करने की हर संभव कोशिश की। अंतरतारकीय दास बाजार सबसे आम था क्योंकि वहां कभी कभी अच्छी युद्ध क्षमता वाले युवा दिखाई देते थे। लू शेंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और अपने विचारों में डूब गया। जब हमारा लड़का खोए हुए भाव से उस गंजे आदमी को चुपचाप देख रहा था, लैन लू शेंग के पास गया और आत्मविश्वास से चमकती आंखों में उसने बताया कि आखिरकार हर किसी के पास लू शेंग की तरह अपने भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं होती। जो लोग अपनी कुलीन उपाधियों को बनाए रखने के लिए बेताब थे, वे एक शक्तिशाली युद्ध साधक को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आश्चर्य से भरे भाव के साथ लू शेंग ने लैन की ओर मुड़कर पूछा कि कुलीन वर्ग उन्हें अपने ही क्षेत्र में भर्ती क्यों नहीं करता। लैन ने आंखें बंद कर लीं और इस विषय पर कुछ सोचने के बाद लू शेंग से कहा कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। उसने समझाया कि अंतरतारकीय लॉटरी में बड़ा इनाम जीतना जमीन के एक छोटे से टुकड़े में उच्च स्तरीय प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के जन्म लेने की अपेक्षा ज्यादा आसान है। लू शेंग के प्रथम स्थान पर आने के बाद वह कल्पना करने लगा कि वह उसे उठा रहा है। उसने सोचा कि हालांकि उसने लू शेंग को सफेद निहारिका में ढूंढ लिया था और उसे वापस ले आया था, ये वास्तव में तारकीय लॉटरी का जैकपॉट जीतने जैसा था। एक ऐसा विचार जिसने उसे मन ही मन हंसाया। भाग्य की तारकीय डिस्क सक्रिय हो गई। यह विशाल थी। गंजा आदमी उसके पास गया और चुपचाप उसे देखने लगा। शुरू करने के लिए तैयार। उसने एकाग्र होकर अपनी ऊर्जा को एक शक्तिशाली ब्लेड में बदल दिया, फिर सावधानी से अपनी हथेली पर एक कट लगाया, जिससे उसका खून निकलने लगा। जब उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं, उसने अपना हाथ भाग्य की तारकीय डिस्क के ऊपर रखा और उसके हाथ से युद्ध की लपटें निकलकर डिस्क में प्रवेश करने लगीं। कुछ ही देर बाद तारकीय डिस्क का एक मोती तेजी से चमकने लगा। सबका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया, जिससे वे कुछ भ्रमित हो गए। गंजे आदमी ने अपना सिर छूना शुरू किया और उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने केवल एक मोती को ही सक्रिय किया है। बैरन को गुस्सा आ गया और उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए जमीन पर लात मारना शुरू कर दिया। उग्र भाव से उसने गंजे आदमी को मूर्ख कहा और उसे इसे घुमाने की मांग की। उसने उसे पूरी ताकत से तारकीय योजना को घुमाने का आदेश दिया। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से गंजे आदमी ने तारकीय डिस्क को पकड़ लिया, एक गहरी सांस ली और उसे घुमाने के लिए तैयार हो गया। उसने एकाग्र होकर अपनी पूरी ताकत लगाकर तय किया कि अब समय आ गया है कि तारकीय चक्र को घुमाकर सबको दिखाया जाए कि वह कितना शक्तिशाली है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। तारकीय चक्र 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला।
सब चुपचाप देखने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गंजे आदमी ने इतनी आसानी से हार न मानने का फैसला किया, और जब उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं, उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को बुलाने का फैसला किया। एक शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट प्रकट हुई। उसने स्टार डिस्क को पकड़ लिया और उसे घुमाने के लिए तैयार हो गई। उस शक्तिशाली स्पिरिट को देखकर लैन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। ये जानकर कि उसकी शक्ति स्तर 9 थी, उसकी मार्शल स्पिरिट 7000 मीटर मापी गई और स्तर 10 का राक्षसी त्रिशूल मुश्किल से 8000 मीटर तक पहुंचा। उसकी प्रतिभा काफी अच्छी थी, लेकिन इस स्तर की प्रतिभा ने उपस्थित लोगों में से किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं किया। अंततः गंजे आदमी की मेहनत रंग लाने लगी और पहले से सक्रिय मोती और भी तेजी से चमकने लगा। ये देखकर बैरन की आंखें खुशी से भर आईं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मोती चमक रहा है। थोड़ी देर बाद एक और मोती तेजी से चमकने लगा, लेकिन गंजा आदमी और नहीं चमक सका और जमीन पर गिर पड़ा। लियू शेंग शांत रहा और उसका ध्यान उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि भाग्य की इस तारकीय डिस्क को घुमाने से स्तर 9 के योद्धा की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती है। उसे भाग्य की यह तारकीय डिस्क काफी दिलचस्प लगी। मो यून, जो अपनी जादुई छड़ी पकड़े हुए था, गंजे आदमी के पास गया। अपने हाथ आगे बढ़ाए और घोषणा की कि 2 चमकीले मोती चमक उठे हैं। उसका जीवन स्तर असाधारण 2 स्टार था और प्रवेश मानकों को पूरा नहीं करता था। गंजे आदमी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे उसे पसीने आ रहे थे। बैरन गुस्से से भड़क उठा और उसने दास व्यापारियों को कोसा। उन्होंने उसे आश्वासन दिया था कि वह 5 से ज्यादा असाधारण सितारों वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वह बेकार निकला। ये पूरी तरह से एक घोटाला था। बैरन के आदमियों ने गंजे आदमी की बाहों को पकड़ा और उसे अंतरिक्ष यान के कमरे में वापस ले जाने लगे। वह खुद को रोने और दुखी होने से नहीं रोक सका। बाद में बाकी लोग एक एक करके परीक्षा देने के लिए ऊपर जाने लगे। लियू शेंग ने अपनी बाहें पार की और सोचने लगा। वह जानता था कि कोई नहीं था। लैन को देखने और उससे पूछने के बाद वह भाग्य तारा डिस्क के मूल्यांकन मानदंडों को अच्छी तरह समझ गया था। असाधारण जीवन स्थिति का स्तर उसी क्षण निर्धारित हो जाता था जब उस पर रक्त गिरता था। डिस्क की मूल्यांकन प्रणाली स्पष्ट थी। सफेद प्रकाश असाधारण स्तर को दर्शाता था, नीला भोर के तारे के स्तर को दर्शाता था और पीला उज्ज्वल चंद्रमा के स्तर के अनुरूप था। लाल प्रकाश अपनी ओर से सभी में सबसे ऊंचे स्तर, दीप्तिमान सूर्य के स्तर को दर्शाता था। उस क्षण तक मूल्यांकन किए गए सभी लोगों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा गया भोर का तारा था। जिन योद्धाओं ने परीक्षा दी थी और असफल रहे थे, वे क्रोधित और थके हुए थे। अधिकांश योद्धा मानक से बहुत नीचे थे। भोर के तारे के स्तर तक पहुंचने वाले केवल कुछ ही लोग ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे, लेकिन उनमें से भी कोई ऐसा नहीं था जिसने निर्देशक को स्वीकृत शब्द कहने पर मजबूर किया। एक लंबे बालों वाला योद्धा चुपचाप, दृढ़ निश्चय से भरे भाव के साथ तारा चक्र की ओर चलने लगा। उसने एकाग्र होकर अपने हाथ बढ़ाए और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए चक्र को घूमने का आदेश दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसके शरीर से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर निकलने लगी। अन्य योद्धाओं ने अपने चेहरे ढक लिए और सदमे से बच नहीं सके। चक्र तेजी से घूमने लगा। पहले एक मोती कई सेकंड बाद तक चमकता रहा। 7 मोती तेजी से चमकने लगे। ये देखकर मो यून मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपने हाथ बढ़ाए और मुस्कुराते हुए घोषणा की कि योद्धा का शरीर असाधारण है, 7 तारों वाले भोर के स्तर का, और यह प्रवेश के मानक को पूरा करता है। अन्य योद्धा इतने स्तब्ध थे कि वे डर गए। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंखें क्या देख रही हैं। एक दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, जो योगिनी कानों वाली एक सुंदर महिला के बगल में था, फेरोन नाम के योद्धा की ओर चलने लगा।
वह उसकी दाढ़ी को छूने लगा और उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा कि उसने बहुत अच्छा किया है और उसे पता है कि वह उसके बारे में गलत नहीं था। उसने उसे भरोसा दिलाया कि उस दिन के बाद उसके और लिलित के बीच कोई और नहीं आ सकता। पिता ने अपनी बेटी की पीठ पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए वादा किया कि लौटने पर वह तुरंत उनकी शादी की व्यवस्था करेगा और लिलित से कहा कि वह अभी अपने पति से मिलने जाए। फ़ेरोन चुप रहा। लिलित अपने पिता की ओर मुड़ी और सिर हिलाया, घबराहट भरे भाव के साथ। वह अपने होने वाले पति के पास गई और उसे बधाई दी, लेकिन खुश होने के बजाय फ़ेरोन ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसने इनकार में हाथ हिलाना शुरू कर दिया और ठंडे भाव से कहा कि अब कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। उसने विस्काउंट से कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल में वह और लिलित एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। ये कहकर फ़ेरोन ने उनसे मुंह मोड़ लिया और वहां से जाने लगा। लिलित और उसके पिता की आंखें आश्चर्य और उलझन से चौड़ी हो गईं, जिससे वे स्तब्ध रह गए। लिलित अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और रोने लगी, यह न जानते हुए कि फ़ेरोन ने अपना मन क्यों बदल लिया। गुस्से से भरे भाव के साथ वह अपने पिता पर झपटी, उनका अपमान किया और चिल्लाते हुए कहा कि यह सब उनकी गलती है। पिता घबरा गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। फ़ेरोन उनसे दूर चला गया और लैन के सामने से गुजरा। लैन का ध्यान उस पर था और उसने शांत भाव से कहा कि यह एक पारंपरिक कहावत है, जिसे कभी तिरस्कृत किया जाता था, वह अब अप्राप्य है। प्रसन्नता भरी निगाहों से लैन ने अपनी बाहें पार की और लियू शेन को समझाया कि अपने ही क्षेत्र में प्रतिभाओं को खोजने का यही जोखिम है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रशिक्षित करने में प्रयास और संसाधन लगाने के बाद प्रसिद्ध होने पर वे बिना किसी हिचकिचाहट के उससे मुंह मोड़ सकते हैं। इसीलिए किसी में निवेश करते समय न केवल उसकी प्रतिभा बल्कि उसके चरित्र पर भी विचार करना जरूरी था। लियू शेंग उसके पास गया और उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं और वह सोच में डूब गया। उसने अपनी ठुड्डी को छूना शुरू किया और मुस्कुराते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि विस्काउंट निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति था जो अपनी बेटी के साथ सामान की तरह व्यवहार करता था। हर जगह दांव लगाता था, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिलता था। उसके लिए ये सामान्य बात थी और उसने पूछा कि वे किस तरह के चरित्र की बात कर रहे थे के बारे में। फिर उसने लैन से पूछा कि वह उसके किरदार के बारे में क्या सोचता है। लैन ने लियू शेन के गले में हाथ डाला, अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा कि जो व्यक्ति रोजाना अपने साधारण परिवार से बात करने के लिए कुछ समय निकालता है, जो 500 प्रकाश वर्ष दूर रहता है, उसका चरित्र इतना बुरा नहीं हो सकता, भले ही वह ऐसा ही क्यों न हो। उसने बताया कि उनके अनुसार यह उसके ड्रैगन साम्राज्य की नैतिक परंपराओं का हिस्सा था, जो उसे बहुत सराहनीय लगा। हमारा लड़का चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। लैन लियू शेन को घूरने लगा और मुस्कुराते हुए उसे लैन गे की ओर देखने को कहा। उसने समझाया कि आखिरकार उसकी बारी आ गई है और वह इस परीक्षा का असली निशाना है। बाकी सभी को केवल उसका सहायक कलाकार ही माना जा सकता है। एक जिज्ञासु निगाह से लियू शेंग ने अपना सिर उठाया। लैन गे मंच पर चढ़ गया और आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ शांति से मो यूं की ओर चलने लगा। मो यून ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहा। लैन गे की आंखें चमकने लगीं और उसने सिर हिलाया। लैन गे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी युद्ध शक्ति को अपने माथे पर समेटते हुए ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ ही देर बाद उसके माथे पर एक तीसरी राक्षसी आंख प्रकट हुई, जब उसके शरीर से एक शक्तिशाली लाल आभा निकल रही थी। लैन गे ने अपना हाथ बढ़ाया और तय किया कि अब सबको दिखाने का समय आ गया है कि वह कितना शक्तिशाली है। सब ध्यान से देखने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यह परीक्षा लगभग विशेष रूप से लैन गे के लिए आयोजित की गई थी। उसे मार्क्विस लैन नुओ, एक शक्तिशाली स्तर 13 योद्धा, का कुलीन रक्त विरासत में मिला था, और सभी सोच रहे थे कि उसका शरीर कैसा होगा। जब लैन गे ने तारकीय चक्र घुमाया
तो मोतियों से एक तीव्र सुनहरी चमक निकलने लगी। अन्य योद्धा घबरा गए और पसीना पसीना हो गए। ये जानकर कि यह चांद के स्तर का उज्ज्वल प्रकाश था, मो युन शांत रहा। यह वैसा ही था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लेनगे ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके शरीर से अग्नि निकलने लगी और कुछ ही देर बाद उसकी युद्ध भावना प्रकट होने लगी। धीरे धीरे लेनगे की युद्ध भावना बड़ी और बड़ी होती गई। जबकि उसका शरीर युद्ध की लपटों से घिरा हुआ था, वह विशाल होता गया। उसकी तुलना में तारकीय डिस्क एक खिलौने जैसी लग रही थी। लैन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की ऊंचाई 50,000 मीटर तक पहुंच गई थी।